फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक आदमी एक शमन की डार्क पावर का यूज करके करंग सेतान गांव के मुखिया सुरोसो को मारने का प्लान बना रहा है। वो सुरोसो की जगह हड़प कर खुद मुखिया बनने के लालच में यह साजिश कर रहा है। शमन जब उससे इस पाप का अंजाम भुगतने की बात पूछता है तो वो कहता है कि वो सब जान समझकर ही यहाँ आया है। सीन कट होता है और दिखाया जाता है कि मनीलैंडर बंटेंग मजदूरों को उनकी मजदूरी देते वक्त पुराने उधार के पैसे काट रहा है। पारदी के आधे पैसे और डालीमान की पूरी मजदूरी उधार के नाम पर काट ली जाती है। डालीमान जब अपनी मजबूरी का हवाला देकर कम से कम आधे पैसे देने की रिक्वेस्ट करता है तो बंटेंग उसके हाथ पर स्टैब कर देता है। कर्ज न चुका पाने की वजह से एक कर्जदार को जिंदा जलाने की तैयारी की जाती है। दूसरी तरफ एक मजबूर बाप अपना कर्ज चुकाने के लिए कावी का ऑफर मान लेता है और अपनी बेटी को नाइट क्लब में काम करने देने के लिए तैयार हो जाता है। वो बूढ़ा आदमी जब अपनी बेटी को नाइट क्लब ले आता है तो 3 गुंडे उसकी बेटी का रेप करते हैं और उस बूढ़े आदमी को भी बुरी तरह पीटते हैं। इसके बाद सीन करंग सेतान गांव के ऑफिस के सामने आता है जहां एक जवान लड़की का स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा था। वहां खड़ा एक लड़का उसकी गाड़ी स्टार्ट करने में मदद करता है। इसके बाद जब वो लड़का पूछता है कि ऑफिस का कंपाउंड इतना सुनसान क्यों है तो लड़की बताती है कि ऑफिस खुला ही है, बस गांव के मुखिया की 2 हफ्ते पहले मौत हो चुकी है। फिर वो लड़का ऑफिस में जाकर बताता है कि वो कसमान विरोनेगोरो नाम के एक पुराने रेजिडेंट को ढूंढ रहा है जो सालों पहले यहाँ काम करते थे। ऑफिस के लोग उसे ढूंढने में मदद करने का भरोसा देते हैं और उसे एक फॉर्म भरने को कहते हैं। वो लड़का अपना नाम प्रामुजा बताता है। दूसरी तरफ वो लड़की गाड़ी ठीक होने की उस कन्वर्सेशन को याद कर ही रही थी कि एक आदमी उसे सुझाना कहकर आवाज लगाता है। सुझाना के मुड़ते ही वो आदमी पूछता है कि यह बॉक्स किसकी तरफ से आया है। बिस्मान का भेजा हुआ गिफ्ट लेने को लेकर सुझाना के माँ बाप के बीच बहस शुरू हो जाती है। माँ को लगता है कि बार बार गिफ्ट वापस करना बुरा लगता है, लेकिन पापा कहते हैं कि बिस्मान गिफ्ट के जाल में फंसाकर उन पर प्रेशर बनाना चाहता है ताकि वो सुझाना के साथ अपनी शादी का प्रपोजल मनवा सके। माँ सुझाना की शादी न होने को लेकर टेंशन में है और बिस्मान की अंधी दौलत की तरफ अट्रैक्ट है, लेकिन पापा बिस्मान के इल्लीगल तरीके से कमाए गए पैसे का हवाला देकर साफ कह देते हैं कि वो सुझाना की शादी किसी शादीशुदा आदमी से नहीं करेंगे, खासकर बिस्मान के साथ तो बिल्कुल नहीं। पापा सुझाना से पूछते हैं कि क्या वो बिस्मान का प्रपोजल मानना चाहती है। सुझाना साफ मना कर देती है। माँ उसे बिस्मान की खानदानी दौलत का लालच देती है, लेकिन सुझाना कहती है कि उसे पैसा नहीं बल्कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए। गांव के हालात दिन ब दिन खराब होने की वजह से गांव वाले सुझाना के पापा यानी टीचर सात्रियों के घर आकर जमा होते हैं। कुछ लोग दूर से उन पर नजर रख रहे थे। सात्रियों खुद को एक आम टीचर बताते हैं, लेकिन गांव वाले उन्हें एक हिम्मत वाला लीडर मानते हैं। पास्ट में सात्रियों अकेले ही बिस्मान के गुंडों के खिलाफ खड़ा हुआ था और गांव वालों को एकजुट करके उन गुंडों को गांव से भगा दिया था। गांव वाले सात्रियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बिस्मान के खिलाफ इस लीगल और नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट को लीड करे। वो सात्रियों से अगले महीने होने वाले मुखिया के इलेक्शन में मारे गए मुखिया सुरोसो की खाली जगह पर कैंडिडेट बनने को कहते हैं। वो वार्न करते हैं कि अगर सात्रियों इलेक्शन में खड़ा नहीं हुआ तो बिस्मान अकेला कैंडिडेट होने की वजह से बिना किसी कॉम्पिटिशन के जीत जाएगा। सबके जाने के बाद सुझाना अपने पापा को हीरो बनने से रोकती है, लेकिन सात्रियों कहता है कि बिस्मान और उसके आदमियों का जुल्म किसी भी हाल में चुपचाप बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और वो इलेक्शन में खड़े होने के बारे में सीरियसली सोच रहा है। सुझाना डर के मारे किसी दूसरे गांव चले जाने की बात कहती है, लेकिन सात्रियों इनजस्टिस के खिलाफ लड़ने के अपने डिसीजन पर अटल रहता है। सात्रियों का मानना था कि किसी भी बड़े बदलाव के लिए सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है। सुझाना पापा को समझा नहीं पाती और वहां से चली जाती है। तब सात्रियों की पत्नी उसे याद दिलाती है कि उसकी इस जिद की वजह से बिस्मान भड़क कर उनकी पूरी फैमिली को बहुत बड़े खतरे में डाल सकता है। इधर एक आदमी बिस्मान को बताता है कि सात्रियों आम गांव वालों को उनके खिलाफ भड़का रहा है और करंग सेतान गांव में अकेला सात्रियों ही है जो उन्हें अपनी जमीन बेचने के लिए तैयार नहीं हुआ है। कावी बिस्मान को वार्न करता है कि सात्रियों कोई बहुत ही खतरनाक प्लान बना रहा है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सात्रियों ने गांव वालों से पूछा था कि उन्होंने बिस्मान के जुल्म के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की। गांव वालों ने बताया था कि गरीब और लाचार होने की वजह से पास्ट में उनकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। तब सात्रियों बिस्मान के जुल्म को रोकने के लिए खुद शहर जाकर पुलिस में ऑफिशियली कंप्लेन करने का डिसीजन लेता है। बिस्मान का आदमी इस प्लान के बारे में बिस्मान को बता देता है। ये सब जानने के बाद बिस्मान वापस उस शमन के पास जाता है। बिस्मान के कहने पर वो तांत्रिक आधी रात को ब्लैक मैजिक का रिचुअल करके इविल पावर्स को बुलाता है और अपना खून सैक्रिफाइस करता है। बिस्मान का आदमी उस ब्लैक मैजिक के सामान को सात्रियों के घर के पीछे वाले दरवाजे के पास दफना देता है। तांत्रिक इसे डेथ स्ट्राइक कर्स का नाम देता है। ठीक तभी आग का एक गोला उड़ते हुए आता है और सात्रियों के घर पर गिरता है। तभी सात्रियों अचानक गर्मी से तड़पने लगता है। सुझाना देखती है कि उसकी बिल्ली मिस्टीरियसली मर चुकी है। इसके तुरंत बाद ही सात्रियों की बॉडी पर ब्लैक मैजिक का भयानक असर शुरू हो जाता है।
वो भयानक गर्मी और दर्द से तड़पने लगता है और उसे ऐसा लगने लगता है जैसे उसका पूरा जिस्म जल रहा हो। सात्रियों की पत्नी सुजाना को उससे दूर रहने को कहती है क्योंकि यह कोई आम बीमारी नहीं बल्कि ब्लैक मैजिक था। सात्रियों अपनी पत्नी और बेटी के ठीक सामने बहुत ही दर्दनाक तरीके से तड़प तड़प कर मर जाता है। सुजाना और उसकी माँ सात्रियों की डेड बॉडी के पास बैठकर बुरी तरह रोने लगती हैं। दूसरी तरफ नाइट क्लब में बिस्मान के आदमी उसकी लंबी उम्र की दुआएं देते हुए जश्न मना रहे थे। नाइट क्लब में कावी आकर बिस्मान को बताता है कि बिस्मान की पत्नी मिसेस सुरोह घर पर नहीं है, वो सुजाना के घर फ्यूनरल में गई है। बिस्मान बुरी तरह पैनिक हो जाता है और अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि वो फौरन मिसेस सुरोह को रोकें। उसे डर था कि कहीं मिसेस सुरोह सुजाना के सामने सात्रियों की मौत का सच न उगल दें। किसी भी गड़बड़ से बचने के लिए वो बंटेंग और लाव को अपने साथ ले जाने को कहता है। इधर सुजाना की माँ मस्जिद में थी, इसलिए मिसेस सुरोह डायरेक्ट सुजाना से बात करती हैं। अपने गिल्ट से आजाद होने के लिए वो सुजाना के सामने पूरा सच खोल देती हैं। वो बताती हैं कि बिस्मान ने पहले मुखिया सुरोसो को और बाद में सात्रियों के एक मशहूर कॉम्पिटिटर होने की वजह से उसे भी ठीक उसी तरह ब्लैक मैजिक से मार डाला है। बिस्मान के गुंडे सुजाना के घर आकर मिसेस सुरोह को वापस घर चलने को कहते हैं। जब वो मना करती हैं तो बंटेंग उन्हें जबरदस्ती घर ले जाने के लिए धक्का मुक्की शुरू कर देता है। मिसेस सुरोह अपने हाथ में एक नाइफ उठा लेती हैं। हाथापाई के बीच बंटेंग जैसे ही उन्हें धक्का देता है, दीवार में लगी एक कील मिसेस सुरोह के सर में स्टैब हो जाती है और उनकी वहीं मौत हो जाती है। यह सब सुजाना की आंखों के ठीक सामने हुआ था, जिसके बाद बंटेंग सुजाना को धमकी देता है। सुजाना डर के मारे वहां से भाग निकलती है और गुंडे उसका पीछा करने लगते हैं। गुंडे उसका पीछा करते करते उसे एक खाई के किनारे घेर लेते हैं। बचने का और कोई रास्ता न देखकर सुजाना वहां से नीचे जंप कर देती है और पानी के नीचे एक धारदार खूंटी सुजाना की पीठ में स्टैब हो जाती है। इधर गुंडे मिसेस सुरोह की डेड बॉडी को लेकर बिस्मान के पास आते हैं। दूसरी तरफ सुजाना किसी तरह उस खूंटी से खुद को छुड़ाकर पानी के ऊपर आ जाती है। बंटेंग बिस्मान के सामने कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाता है। वो लोग बताते हैं कि मिसेस सुरोह की हालत देखकर सुजाना डर कर भाग गई और पीछा करने के बावजूद वो उन्हें नहीं मिली। बिस्मान जब पूछता है कि क्या सुजाना को अपने पापा की मौत का असली राज पता चल गया है, तो वो कहते हैं कि शायद मिसेस सुरोह को उसे कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। बिस्मान तब उन्हें फौरन सुजाना को ढूंढ निकालने का ऑर्डर देता है और कहता है कि सुजाना को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इधर सुजाना को नदी में बहकर आते देख प्रमुजा उसे बचा लेता है। इसके बाद गायत्री नाम की एक हीलर औरत बुरी तरह जख्मी सुजाना को चेक करती है। वो देखती है कि सुजाना की बॉडी पर गहरे जख्म और नाइफ से स्टैब किए जाने के निशान हैं, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। गायत्री अपने भतीजे प्रमुजा को सुजाना के ठीक होने तक वहीं रुकने को कहती है। वो खुद सुजाना के अंदरूनी जख्मों का इलाज करती है और प्रमुजा को बाहर के जख्मों की देखभाल करने को कहती है। प्रमुजा उसकी पीठ में स्टैब हुई उस खूंटी को बाहर निकाल देता है। इसके बाद पूरे 3 हफ्ते तक बेहोश रहने के बाद आखिरकार सुजाना अपनी आंखें खोलती है। गायत्री उसे अभी खड़े होने से मना करती है क्योंकि उसकी हड्डियां अभी पूरी तरह स्ट्रांग नहीं हुई हैं। सुजाना जब पूछती है कि वो कहाँ है, तो गायत्री बताती है कि वो कालीनेगोरो गांव में है और उसके भतीजे प्रमुजा ने ही उसकी जान बचाई है। फिर गायत्री और बाउक अपने इंट्रोडक्शन देते हैं। इसके बाद सुजाना धीरे धीरे ठीक होती है और चलना फिरना शुरू कर देती है। प्रमुजा उसे याद दिलाता है कि वो पहले मुखिया के ऑफिस के सामने एक बार मिल चुके हैं और सुजाना को भी यह याद है। इसके बाद 2 हफ्ते बाद का सीन आता है। एक औरत गायत्री के पास आती है और अपने पति के जुल्म के बारे में बताती है। सालों से उसका पति उस पर और उसके बच्चों पर जुल्म कर रहा है और अब वो यह और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो गायत्री से रिक्वेस्ट करती है कि ब्लैक मैजिक के जरिए उसके पति को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दिया जाए। प्रमुजा और सुजाना छुप कर यह सब सुन लेते हैं। ये सब सुनकर प्रमुजा गायत्री के सीक्रेट रूम में घुस जाता है और वहाँ ब्लैक मैजिक का सामान देख लेता है। तभी गायत्री वहाँ आ जाती है और कहती है कि उन्होंने प्रमुजा को वार्न किया था कि वो कभी इस रूम में ना आए। प्रमुजा गुस्से में कहता है कि वो गायत्री को सिर्फ एक हीलर समझता था, लेकिन वो तो सच में ब्लैक मैजिक करती है। गायत्री प्रमुजा को फौरन अपना घर छोड़कर चले जाने का ऑर्डर देती है। प्रमुजा भी बिना बात बढ़ाए घर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद सुजाना गायत्री से ब्लैक मैजिक सीखने की रिक्वेस्ट करती है ताकि वो अपने ऊपर जुल्म करने वालों से बदला ले सके। गायत्री उसे वार्न करती हैं कि इस डार्क मैजिक को सीखने के लिए हेल की सबसे गहरी खाई में उतरने की तैयारी होनी चाहिए। सुजाना कहती है कि करंग सेतान गांव ही उसके लिए एक नरक बन चुका है और वो अपनी पूरी ताकत से इस जुल्म की आग को बुझाना चाहती है। चाहे इसमें वो खुद क्यों न जल जाए, उसे कोई अफसोस नहीं होगा। सुजाना अपनी माँ को बचाने की अपनी एक्सट्रीम ख्वाहिश जताती है।
और गायत्री उसे अपनी सीक्रेट पावर सिखाने के लिए तैयार हो जाती है। गायत्री बताती हैं कि वो कई सालों से अपने इन सुपरनेचुरल और स्पिरिचुअल पावर्स के लिए एक काबिल वारिस ढूंढ रही थीं। उन्होंने पहले अपने भतीजे प्रमुजा को इसके काबिल समझा था, लेकिन प्रमुजा सिर्फ हर्ब्स और नॉर्मल इलाज सीखना चाहता था और गायत्री की इन सुपरनेचुरल प्रैक्टिसेस को वो शिर्क मानता था। गायत्री सुजाना के अंदर एक स्पेशल पावर नोटिस करती है जो उसे इस मुश्किल साधना को पूरा करने में मदद करेगी। सुजाना पूछती है कि कौन सी पावर। गायत्री पूछती है कि क्या उसे बाउक दिखाई देती है, तो सुजाना हाँ में जवाब देती है। तब गायत्री बताती है कि प्रमुजा बाउक को नहीं देख सकता क्योंकि बाउक दरअसल इस घर में रहने वाली एक इनविजिबल जिन्न है। सुजाना करीब 1 महीने तक बेहोश रही, जिसकी वजह से उसके स्पिरिचुअल सेंसेस जाग चुके हैं और वो जिन्न जैसी इनविजिबल एंटिटीज को देख सकती है। गायत्री सुजाना को अपनी शिष्या बना लेती है और साधना के स्ट्रिक्ट रूल्स समझाती हैं। सबसे पहले सुजाना को लगातार 7 दिन और 7 रात बिना सोए खड़े रहकर सफेद रोजा यानी बिना पानी पिए स्ट्रिक्ट उपवास रखना होगा। उपवास खत्म होने के बाद साउथ सी के पानी में खड़े होकर लगातार प्रार्थना करनी होगी और आखिर में बॉडी और माइंड की एंड्योरेंस टेस्ट करने के लिए पूरे 40 दिन और 40 रात तक भयानक ध्यान और साधना करनी होगी। गायत्री यह भी बताती हैं कि इस ध्यान के जरिए सुजाना एक ताकतवर साथी आत्मा को अपने कंट्रोल में कर सकेगी जो उसके सारे ऑर्डर मानेगी, लेकिन इसके बदले में उसे उस आत्मा की पसंद का ऑफरिंग या बलि देनी होगी। गायत्री सुजाना को फैमिली की कोई निशानी हमेशा अपने साथ रखने को कहती है जिसमें वो मदद करने वाली आत्मा रहेगी और जरूरत पड़ने पर सुजाना के बुलाने पर हाजिर होगी। इधर प्रमुजा नए मुखिया बिस्मान के ऑफिस में अपने गायब हुए पापा कस्मान विरोनेगोरो को ढूंढने आता है और अपनी माँ की फोटो बिस्मान को दिखाता है। फोटो देखकर बिस्मान बहुत रूड तरीके से बताता है कि कस्मान एक कैरेक्टरलेस आदमी था जिसे एक औरत को प्रेग्नेंट करने के जुर्म में गांव से निकाल दिया गया था। प्रमुजा जब अपने पापा का करंट एड्रेस पूछता है तो बिस्मान सीधे बता देता है कि उसके पापा मर चुके हैं। बिस्मान अपने अंदर का गुस्सा कॉफी के टेस्ट पर निकालते हुए कहता है कि यह कॉफी नहीं घोड़े का मूत है। ऑफिस का माहौल ठीक न देखकर प्रमुजा वहां से निकल जाता है। इसके बाद ऑफिस के वर्कर्स कॉफी को लेकर आपस में बात करते हैं। वो नए मुखिया बिस्मान के बेहद एरोगेंट, रूड और बेवकूफ बिहेवियर की बुरी तरह आलोचना करते हैं और उसे गालियां देते हैं। इसके बाद कॉफी बनाने वाला आदमी सच में घोड़े का मूत जमा करके ले आता है। वो इस घोड़े के मूत से कॉफी बनाकर ऑफिस के वर्कर्स को देता है। वर्कर्स वो कॉफी पीते हैं और उसके बेहतरीन टेस्ट की तारीफ करते हैं। वो बताता है कि उसने इसमें जायफल का पाउडर मिलाया है। तोहिर कॉफी के बढ़िया टेस्ट की बहुत तारीफ करता है, लेकिन दिरान नाम का एक दूसरा वर्कर कहता है कि कॉफी घोड़े के मूत जैसी लग रही है। तोहिर उसे कॉफी न समझने के लिए डांटता है और कॉफी बनाने वाले को कल दोबारा उसके लिए 1 कप कॉफी बनाने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ सुजाना करंगसितान गांव लौटकर अपने घर में एंटर करती है और अपनी माँ सुतिनी को ढूंढ लेती है। माँ बहुत कमजोर हालत में बेड पर पड़ी थी और सुजाना नोटिस करती है कि उसकी माँ को बहुत तेज बुखार है। माँ बताती हैं कि सुजाना के गायब होने के बाद से ही उनकी ऐसी हालत हो गई है। सुजाना अपनी माँ के चेहरे पर चोट के निशान देखकर वजह पूछती है। माँ बहुत तकलीफ के साथ बताती हैं कि सुजाना के गायब होने के बाद बिस्मान के 3 गुंडे बंटेंग, लाऊ और कावी तकरीबन हर रोज उनके घर आते थे। वो सुबह नाश्ता करते, दोपहर और रात को शराब पीकर तमाशा करते थे और अगर खाना पसंद न आए तो उन्हें मारते, पीटते और बुरी तरह टॉर्चर करते थे। अपनी माँ पर हुए इस दरिंदगी भरे टॉर्चर के बारे में सुनकर सुजाना गुस्से से भड़क उठती है और बदला लेने की बात कहती है। माँ उसे वार्न करती हैं कि गुंडों की ताकत के आगे वो लोग टिक नहीं पाएंगे, इसलिए वो सुजाना को यह गांव छोड़कर चले जाने को कहती हैं। मरने से ठीक पहले माँ सुजाना से रिक्वेस्ट करती हैं कि उन्हें उसके पापा की कब्र के ठीक पास ही दफनाया जाए। सुजाना की माँ सुतिनी मर जाती है। अगले दिन कब्रिस्तान में सुजाना और प्रमुजा की मुलाकात होती है। प्रमुजा अपने पापा की कब्र ढूंढ रहा था और सुजाना बताती है कि उसकी माँ भी अभी अभी गुजर चुकी हैं। प्रमुजा सुजाना को तसल्ली देता है और कहता है कि अगर सुजाना को किसी मदद की जरूरत हो तो वो उसे पास की मस्जिद में ढूंढ सकती है जहां वो आजकल रुका हुआ है। इसी बीच बिस्मान कब्रिस्तान आता है और सुजाना की मां की मौत पर अफसोस जताता है। वो सुजाना से उसे सिर्फ बिस्मान कहकर बुलाने की रिक्वेस्ट करता है और पूछता है कि सुजाना इतने दिन कहाँ गायब थी। इसके बाद बिस्मान सुजाना को शादी का प्रपोजल देता है। सुजाना बिस्मान के शादी के प्रपोजल के बदले एक शर्त रख देती है। वो बताती है कि उसके दिल को तभी शांति मिलेगी जब उसे पक्का पता चलेगा कि उसके पापा को ब्लैक मैजिक करके किसने मारा है और बिस्मान को उस मुजरिम को उसके सामने मजबूर हालत में लाना होगा। साथ ही सुजाना डिमांड करती है कि बिस्मान के उन 3 गुंडों को सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने उसकी मां पर इतना जुल्म किया और उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया।
सुजाना बिस्मान को याद दिलाती है कि उसके उन्हीं 3 आदमियों ने पीछा करके उसे खाई से नीचे फेंक दिया था और वो 1 महीने तक बेहोश रही थी। वो एक बार फिर क्लियर करती है कि अगर बिस्मान इस पूरे मसले को सॉल्व कर दे तभी वो उसका शादी का प्रपोजल मानेगी। बिस्मान के 3 गुंडे अपनी किस्मत को लेकर बुरी तरह डर जाते हैं। उन्हें डर लगता है कि बिस्मान उन पर ब्लैक मैजिक करने के लिए शमन लेसूस की मदद ले सकता है। लाओ बिस्मान को अपना भाई मानता था, लेकिन कावी उसे याद दिलाता है कि बिस्मान के लिए यह भाई बुलाना सिर्फ उनकी वफादारी पाने का एक जाल था। बंटेंग कहता है कि सुजाना ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है और बिस्मान उन्हें खत्म करे उससे पहले उन्हें सुजाना को मार डालना होगा। फिर बंटेंग अकेला ही सुजाना को मारने के लिए निकल पड़ता है। बंटेंग सीधा सुजाना को मारने चला आता है और वहां ब्लैक मैजिक का सामान देखता है। वो जैसे ही रूम में घुसता है दरवाजा बंद हो जाता है और उसे वहां एक सांप दिखाई देता है। बंटेंग डर के मारे दरवाजा तोड़कर भागने की कोशिश करता है। बंटेंग जैसे ही बाइक पर बैठता है बाइक का हैंडल सांप में बदल जाता है। तब बंटेंग रास्ते के किनारे खड़ी किसी दूसरे की गाड़ी लेकर भागने लगता है, लेकिन कुछ दूर जाते ही वो सांप उसकी पैंट के अंदर घुस जाता है। बंटेंग गाड़ी का कंट्रोल खो बैठता है और एक भयानक एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है। वो किसी तरह उस मलबे से बाहर निकलता ही है कि गाड़ी फिर से उसके ऊपर आ गिरती है। वो दोबारा गाड़ी के नीचे से जैसे ही बाहर आता है गाड़ी में एक ब्लास्ट होता है और उसके जिस्म में आग लग जाती है। तब बंटेंग आग बुझाने के लिए एक नाली में कूद जाता है। अगले दिन हॉस्पिटल में जब बिस्मान उसे देखने आता है तो बुरी तरह जल चुका और जख्मी हालत में तड़पता हुआ बंटेंग बिस्मान से भीख मांगता है कि उसे मार दिया जाए, क्योंकि वो अब यह दर्द और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। बिस्मान तब उसे मार डालता है। इसी बीच बाकी दोनों वहां आ जाते हैं। बिस्मान खुदा का हवाला देकर कहता है कि वो बंटेंग को मारना नहीं चाहता था, बस उसका भयानक दर्द देखकर उसे आजाद किया है। लेकिन वो लोग उसे खुदा का नाम मुंह पर लेने से रोकते हैं, क्योंकि बिस्मान किसी धर्म को नहीं मानता और खुदा को उसके इस ढोंग की कोई परवाह नहीं है। इधर प्रमुजा सुजाना के लिए खाना लेकर आता है, क्योंकि सुजाना अपनी माँ के गम में डूबी है और शायद उसने कुछ खाया भी नहीं होगा। सुजाना उसे थैंक्स कहकर अंदर बुलाती है और पूछती है कि क्या उसे अपने पापा की कोई खबर मिली। प्रमुजा बताता है कि बिस्मन उसके पापा के बारे में जरूर कुछ छुपा रहा है और वो बिस्मन का सच बाहर लाने के लिए यहीं रुकना चाहता है। सुजाना प्रमुजा को बिस्मन से दूर रहने की एडवाइस देती है, क्योंकि वो बहुत खतरनाक आदमी है और उसी ने उसके पापा का भी मर्डर किया है। प्रमुजा उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन सुजाना साफ मना कर देती है, क्योंकि वो प्रमुजा जैसे अच्छे इंसान की जान किसी खतरे में नहीं डालना चाहती। प्रमुजा जब उसे तसल्ली देता है तो सुजाना कहती है कि अब उसके अंदर मौत का कोई डर नहीं बचा है। प्रमुजा उसे याद दिलाता है कि उन लोगों ने सुजाना की पूरी फैमिली को खत्म कर दिया है, इसलिए वो अब यहाँ सेफ नहीं है। प्रमुजा जब उसे अकेली और उनका अगला शिकार बनने की वार्निंग देता है तो सुजाना साफ कह देती है कि इस जुल्म के खिलाफ लड़ना बहुत जरूरी है, फिर चाहे इसमें उसकी जान ही क्यों न चली जाए। बहुत समझाने के बावजूद जब सुजाना उसकी मदद लेने से मना कर देती है तो प्रमुजा उसे ठीक से खाना खाने की बात कहकर वहां से चला जाता है। वीडियो का बाकी हिस्सा कल अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।